Good morning, students. This is our second lecture for investment property. Now, what was my coverage in last class? आज हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. सी लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? कॉन्सेप्ट वन मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिखाया था मैंने. व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट इन लैंड और इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग और बोथ. मैंने यहाँ पे बताया था, लेकिन फॉर व्हाट पर्पस? आइदर इन्वेस्टमेंट इन लैंड और इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग और बोथ. लेकिन इट शुड बी हेल्ड फॉर अर्निंग रेंटल्स और फॉर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. और ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम लोग ये काम नहीं कर सकते. अगर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे अपना बिजनेस कर रहे हैं तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है. और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में खरीदने बेचने का काम हो रहा है तो वो इन्वेंट्री है. तो इसके लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे कि सपोज आई रिसीव्ड सम फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स और उससे मैंने एक फ्लैट परचेज कर लिया या उससे मैंने एक शॉप परचेज कर लिया. वो फ्लैट मैं इंडिविजुअल को दूं या मैं वो शॉप किसी इंडिविजुअल को दूं या कंपनी को दूं, ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि मैं यहाँ से रेंट कमाऊँगा. मेरा मेन बिजनेस एंड प्रोफेशन तो टीचिंग है, लेकिन मेरे को कोई पैसा आया, उससे मैंने प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया और उसको रेंट पे दे दिया. तो जो रेंटल्स मेरे पास आएगा वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी क्योंकि मेरा इंटेंशन रेंट कमाना है. या मैंने एक प्लॉट परचेज किया और उसको छोटे छोटे, एक बड़ा मैंने पीस ऑफ लैंड, एक वेकेंट मैंने ज़मीन खरीद ली और उसको छोटे छोटे प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया और भाव आने पे बेचूंगा. तो यहाँ पे मेरे दिमाग में चल रहा है एप्रिसिएशन. तो ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. मैं प्लॉट खरीदता हूँ और बेचता हूँ एप्रिशिएट होने के बाद, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. फ्लैट खरीदा, रेंट पे दे दिया, लेकिन अगर प्राइस बढ़ेगा तो बेच भी दूंगा. तो यहाँ तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गए. ये सारे एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के. लेकिन अगर मैंने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की है, उसमें मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई है मैंने और वहाँ पे मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, या मेरा कोई शोरूम है जहाँ से मैं गुड्स बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं रेंट नहीं कमा रहा हूँ, कैपिटल एप्रिसिएशन मेरी सोच नहीं है. एक जगह पे मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक जगह से मैं गुड्स बेच रहा हूँ. तो ये ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस है और इसको हम लोग बोलते हैं इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. अगर मैं बिल्डर हूँ और मैं प्लॉट परचेस करके रीसेल करता हूँ या प्लॉट परचेस करता हूँ, उसको डेवलप करता हूँ और डेवलप करके अगर उसको बेच देता हूँ, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी. इसको माना जाएगा इंड AS 2 इन्वेंट्री, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये तो आइटम और कमोडिटी इन विच आई डील इनटू, ये तो गुड्स है मेरे लिए. तो ये जो अगर अनसोल्ड रह गया कुछ, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो इन्वेंट्रीज है. लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, किसी के बिहाफ में, कॉन्ट्रैक्टी के बिहाफ में अगर एक बिल्डिंग या एक बंगलो बना के दे रहा हूँ जिसके बदले मेरे को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है. यहाँ पे मेरे को जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन के स्टैंडर्ड में जाएगा, इंड AS 115. और अगर कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है पुरानी जिसको मैंने खाली कर दिया, वेकेट कर दिया और भाव आते ही मैं उसको बेच दूंगा. वेकेट कर दिया और तुरंत बेचने को तैयार हूँ, इमीडिएटली इन द सेम कंडीशन, भाव आते नहीं, तुरंत इन द सेम कंडीशन. आज मैंने वेकेट कर दिया और जो भी कंडीशन आ जाए उसी में बेचना चाहता हूँ, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं. इंड AS 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल. लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी वेकेंट है जिसको मैं रेंट पे देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को सूटेबल टेनेंट नहीं मिला जैसा मेरे को टेनेंट चाहिए, तो प्रॉपर्टी वेकेंट रहेगी, तो भी उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना जाएगा क्योंकि इंटेंशन रेंट कमाना है. इंटेंशन जरूरी नहीं है कि रेंट मिले ही. अगर इंटेंशन भी रेंट कमाना है, रेंट मिलना ही जरूरी नहीं है. अगर इंटेंशन रेंट कमाना है तो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. कोई ज़मीन मैंने परचेज किया फॉर अनडिटरमाइंड यूज, जिसका यूज़ डिटरमाइंड नहीं है, तो उसको भी मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही मानूंगा. इफ़ द यूज़ इज़ नॉट डिटरमाइंड देन इट इज़ नथिंग बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कैपिटल एप्रिसिएशन है कि आज ज़मीन लेके रख दो, जब बेचेंगे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे के ही जाएगी. लेकिन अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग मैं मेरे ऑफिस स्टाफ को दे रहा हूँ फॉर देयर एकोमोडेशन, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है.
क्योंकि ये तो मैं बिज़नेस को चलाने के लिए स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस, फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस मैं एम्प्लॉयज़ को मेरे आजू बाजू में रख रहा हूँ फैक्ट्री के, ऑफिस के। तो ये इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कवर होगा। फिर उसके बाद में मैंने बताया कनेक्शन ऑफ इंडियाज 40 विथ इंडियाज 116 लीज अकाउंटिंग। लीज में दो टाइप की लीज होती है, एक तो होता है ऑपरेटिंग लीज, वन इज ऑपरेटिंग लीज, एंड द अदर टाइप ऑफ लीज इज फाइनेंस लीज। वन इज ऑपरेटिंग लीज एंड द अदर टाइप ऑफ लीज इज फाइनेंस लीज। अरे ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है रेंट मॉडल। मैंने जगह तुमको भाड़े पे दी, तुम्हारी कभी नहीं होगी, जितने दिन तुम यूज़ करोगे उतने दिन तुम रेंट दोगे। तो ऑपरेटिंग लीज में तो ओनर हमेशा लेसर ही रहेगा, तो लेसर की बुक्स में जाओ इंडियाज 40 ही अप्लाई करोगे, क्योंकि उसका इंटेंशन रेंट कमाना ही है। लेकिन अगर फाइनेंस लीज पे प्रॉपर्टी दी है तो फाइनेंस लीज पे जो लेसी होता है ना, वो एंड ऑफ लीज पीरियड में ओनर बन जाता है, क्योंकि वो पेमेंट जो कर रहा है वो लीज का रेंट नहीं दे रहा है, वो ईएमआई दे रहा है, वो एसेट की वैल्यू दे रहा है इंटरेस्ट के साथ। सो यहाँ पे फाइनेंस लीज में हमको लेसी के बुक्स में जाना है, क्योंकि वो डे वन से उसको हम एज्यूम्ड ओनर उसी को मानेंगे। डे वन से वही ओनर है, उसके बुक्स में जाके चेक करना वो लीज्ड प्रॉपर्टी का क्या कर रहा है। अगर लीज प्रॉपर्टी उसने रेंट पे दे दी किसी को तो इंडियाज 40 अप्लाई करना, लेकिन लेसी के बुक्स में जाके। लेकिन वो प्रॉपर्टी अगर उसने किसी को रेंट पे नहीं दी, खुद के बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है, तो इंडिया 16 अप्लाई करना। ये था कनेक्शन कि किसके बुक्स में जाके अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करना है। बाकी जो भी अकाउंटिंग होगी लीज की, लीज का जो क्लासिफिकेशन होगा ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज, वो क्लासिफिकेशन का काम हम लोग करेंगे इंडियाज 116 में। जो अकाउंटिंग करनी है रेंट की, वो इंडियाज 116 की अकाउंटिंग होगी। सेल और लीज बैक के ट्रांजैक्शंस होंगे तो इंडियाज 116 डील करेगा। कोई डिस्क्लोजर्स होगा तो 116। इंडियाज 40 खाली डील करेगा रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी, इन शॉर्ट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, बस और कुछ नहीं। फिर उसके बाद में मैंने बताया था मिक्स्ड केसेस। मिक्स्ड केसेस क्या है? अरे ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स्ड प्रॉपर्टी, मैंने तुमको यही तो बताया था कि इसमें 3 पॉइंट्स है, जो जहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। मैंने मिक्स्ड केसेस में तुमको जो 2 पॉइंट्स सिखा दिए वो क्या है सुन लो। मेरे पास एक क्लासरूम है, ये क्लासरूम है 100 बच्चों की कैपेसिटी का। इसमें 100 स्टूडेंट्स एट द टाइम एक ही टाइम पे बैठ सकते हैं। ये सामने बोर्ड है। मैं 3 घंटे के लिए, ये देखो ये सिटिंग अरेंजमेंट है, ये बच्चे यहाँ पे बैठते हैं सब, ये अलग अलग सीट्स लगी हुई है और लगभग 100 बच्चे बैठ जाते हैं इधर, ठीक है। तो अब ये मेरा क्लासरूम है। ये क्लासरूम मैं यूज़ करता हूँ सिर्फ 3 घंटे के लिए, और दिन में बाकी 7 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए ये मैं रेंट पे देता हूँ। तो मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ और मैं रेंट पे भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करें? देखो ये क्लासरूम तो सेपरेटली सेलेबल नहीं है, ये मैं बेच नहीं सकता हूँ, मैं बेच नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरे पास अगर क्लासरूम ऐसा होता, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन कोचिंग में हूँ, मैं तो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को 3 घंटा ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो ये वाला क्लासरूम तो सेपरेटली बेचा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये तो क्लासरूम है। ये यहाँ पे सामने बोर्ड है और यहाँ पे ये बेंचेस लगे हुए हैं। तो मैं 3 घंटा यूज़ करूँगा, कोई और 7-8 घंटा यही जगह यूज़ करेगा। मैं सेपरेटली नहीं बेच सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा क्लासरूम ऐसा होता मेरा क्लासरूम कि ये क्लासरूम में यहाँ पे एक मैंने डोर बना दिया, देख लो यहाँ पे एक डोर बना दिया मैंने, ये एक डोर है, और यहाँ पे मैंने मेरा स्टूडियो बना लिया बराबर, और बाकी यहाँ पे मैंने बोर्ड लगा दिया और ये बेंचेस लगा दिए, और इसका मैंने एक डोर यहाँ पे बना दिया।
ये डोर की चाबी मेरे पास, ये डोर की चाबी मैंने जिसको रेंट पे दे के रखा है उसके पास। मैं चाहूँ तो इसको सेपरेटली बेच भी सकता हूँ, सेपरेबल है ये। अगर सेपरेबल है तो जितना पार्ट मैं यूज कर रहा हूँ उस पर अप्लाई होगा इंडिया 16, और जितना पार्ट सेपरेट पार्ट है जो सेपरेटली सेलेबल है जिसको बेचा जा सकता है उस पर अप्लाई होगा इंडिया 40। लेकिन ये तो सेलेबल नहीं है, ये सेपरेटली बेच नहीं सकते ये वाला स्ट्रक्चर, तो इस पर अप्लाई होगा इंडिया 16। सो अगर कोई मिक्स्ड प्रॉपर्टी है जो खुद के बिजनेस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग और जिससे हम लोग रेंट भी कमा रहे हैं, वो मिक्स प्रॉपर्टी अगर सेलेबल है, सेपरेबल है, सेपरेबल का मतलब है सेपरेटली कैन बी सोल्ड बोथ द पोर्शन, तो जो रेस्पेक्टिव पोर्शन जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है वो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस पर अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई दैट इंडियस। लेकिन अगर सेपरेबल नहीं है तो हम लोग सेपरेट इंडियस अप्लाई नहीं कर सकते, वो केस में हम बोलेंगे इंडिया 16, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस। चलो फिर उसके बाद मैंने और एक मिक्स्ड केसेस बताया था जिसमें होल्डिंग सब्सिडरी का एग्जाम्पल दिया था। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को रेंट पे प्रीमाइजेस दे, या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को रेंट पे प्रीमाइजेस दे। यहाँ पे होल्डिंग कंपनी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंडियास 40 अप्लाई होगा, और यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंडियास 40 अप्लाई होगा। लेकिन जब ये दोनों एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाते हैं, जब होल्डिंग कंपनी दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, एक तो एसएफएस और एक सीएफएस, सब्सिडरी कंपनी तो सिर्फ एसएफएस ही बनाता है, लेकिन जब होल्डिंग कंपनी सीएफएस बनाएगा तो सीएफएस में ना तेरा ना मेरा, सब अपना ही। तो मैं तुमको भाड़े पे दूं एसेट, तुम मेरे को भाड़े पे दो एसेट, या अपना एसेट अपने बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, तो सीएफएस में इंडिया 16 अप्लाई होगा, कोई इंडियास 40 अप्लाई नहीं होगा, कोई इंडियास 40 अप्लाई नहीं होगा। सो होल्डिंग सब्सिडरी को कोई एसेट रेंट पे देता है, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कोई एसेट रेंट पे देता है, बराबर। सो दोनों एक दूसरे को अगर रेंट पे देते हैं तो उनके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इंडियास 40 अप्लाई होगा, लेकिन होल्डिंग कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंडियास 40 अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे इंडियास 40 अप्लाई नहीं होगा, इंडियास 16 अप्लाई होगा। लेकिन अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया या सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया और जिसने रेंट पे लिया उसने कोई आउटसाइड पार्टी को सब टेनेंट बना दिया, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इंडियास 40 और इवन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी उसमें भी इंडियास 40, दोनों में इंडियास 40 अप्लाई होगा। चलो ये हो गया अपना 2। अब थर्ड केस करके आज के लेक्चर में मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बहुत सारे केस स्टडीज कराऊंगा। अभी तक सिर्फ एक्सप्लेनेशन का काम हुआ है, एक भी मैंने केस स्टडी नहीं की है। लिखो मिक्स्ड केसेस में थर्ड पार्ट, राइट ऑन कंफ्यूजन रिगार्डिंग ancillary services. Confusion regarding ancillary service. हाँ, confusion regarding ancillary service. हेडिंग दे दो confusion regarding ancillary service. अभी सुनो, confusion regarding ancillary service क्या है? Say for example,
एक शॉपिंग मॉल है। ये शॉपिंग मॉल में मेरे पास एक शॉप है। There is a shopping mall और इसमें मैंने एक शॉप परचेज कर रखा है। लेट्स से द ओनर इज मिस्टर ए। मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ दिस शॉप। और ये शॉप वो रेंट पे दे रहा है। ये शॉप वो रेंट पे दे रहा है, गिवन ऑन रेंट। किसको दे रहा है? मिस्टर बी को। सो मिस्टर ए अगर मिस्टर बी को शॉप रेंट पे दे रहा है तो वो शॉप हो गया मिस्टर ए के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि वो रेंट कमाने वाला है। रेंट कमाने वाला है। लेकिन तुमको मालूम है ये जो मिस्टर बी है ये शॉप का रेंट देगा, लेकिन साथ में उसको और भी कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्या पेमेंट करना पड़ेगा। जो मॉल होता है ना, शॉपिंग मॉल, उसमें गार्ड्स होते हैं, बराबर, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। इसमें लिफ्ट होती है, एस्केलेटर्स होते हैं। और देखो, तुम कभी भी वॉशरूम में जाओ, क्लीनिंग का काम चालू रहता है। कई लोग काम करते रहते हैं, क्लीनिंग का काम करते रहते हैं, तो वो हाउस सर्विस डिपार्टमेंट वाले होते हैं। इन शॉर्ट, along with रेंट ऑफ शॉप, मेंटेनेंस का खर्चा भी लगता है। मेंटेनेंस एक्सपेंस भी लगता है। और ये मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है ना, ये मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो है ये हर शॉप पे लगता है ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर फीट एरिया। मैं फिर से बोलता हूँ, इन शॉपिंग मॉल इफ़ वी टेक अ शॉप ऑन रेंट देन ओनर प्रोवाइड्स द टेनेंट। ये जो ओनर है ना यहाँ पे मिस्टर ए, ये टेनेंट को क्या क्या प्रोवाइड करता है? ओनर प्रोवाइड्स टेनेंट नॉट ओनली द प्रीमाइजेस का मतलब है एकोमोडेशन सर्विस, बट ऑल्सो अदर सर्विसेज लाइक लिफ्ट सर्विस, एस्केलेटर सर्विस, सिक्योरिटी गार्ड। सो फॉर ओनर के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ओनर इंडियाज 40 ही अप्लाई करेगा। सो ये जो अलग अलग सर्विसेज है उससे कोई इसका क्लासिफिकेशन चेंज नहीं हो जाएगा कि वो ओनर खाली एकोमोडेशन ही नहीं, ये सर्विस भी अप्लाई कर रहा है। अरे ये सर्विस नेग्लिजिबल है। एंड पार्ट ऑफ, अगर शॉप रेंट पे देना है तो ये सब सर्विस देनी पड़ेगी, ये उसी का पार्ट है। तो इससे क्लासिफिकेशन नहीं बदल जाएगा। सो इंडियाज 40 अप्लाई करेगा। अच्छा, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। अगर सपोज मेरे पास एक होटल है, तो होटल में भी जब कस्टमर्स आते हैं तो हम लोग होटल में भी रूम देते हैं रेंट पे। जैसे यहाँ पे मैंने शॉप दिया था ना रेंट पे, अरे यहाँ पे जैसे मैंने शॉप दिया था रेंट पे, देख लो, और उसके साथ ये सर्विसेज दी थी। तो होटल इंडस्ट्री में भी मैं रूम देता हूँ रेंट पे, और रूम के साथ होता है रूम सर्विसेज भी होता है। जो रूम में आता है उसको जो भी रूम सर्विस चाहिए वो देते हैं हम लोग उसको। रूम में चाय कॉफ़ी मंगाता है, खाना मंगाता है, जो भी चाहिए हम उसको रूम सर्विस देते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हो गया। ये शॉपिंग मॉल था, ये होटल है। शॉपिंग मॉल में ओनर के लिए ये इंडियाज 40 है, यह है इंडियाज 40। लेकिन होटल के लिए ओनर इसको इंडियाज 40 नहीं बोलेगा, ये बोलेगा इंडियाज 16। क्यों इंडियाज 16? अरे क्यों इंडिया 16? बिकॉज इसका तो बिजनेस यही है। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ओनर अपने प्रॉपर्टी पे अपना बिजनेस ही तो कर रहा है। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस। बच्चों, अगर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज होता है तो इंडिया 16 ही तो अप्लाई करेंगे। तो देख लो, दोनों में सिमिलर सिचुएशन है। एक में शॉप, मॉल में अपना शॉप था, वो हमने रेंट पे दिया,
तो हमने अप्लाई किया इंडियाज़ 40, इंडियाज़ 40 अप्लाई किया। अगर शॉपिंग मॉल में मेरा शॉप है, रेंट पे दिया, साथ में सर्विसेज भी दी, तो इंडियाज़ 40। लेकिन होटल में भी मेरा रूम है जो मैंने रेंट पे दिया। होटल वालों का भी तो रूम्स होते हैं जो उसने रेंट पे दिया, जो कस्टमर आता है उसको रेंट पे देते हैं, साथ में रूम सर्विस भी देते हैं, लेकिन वहाँ पे इंडियाज़ 40 नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों में बेसिक फ़र्क यही है, होटल इंडस्ट्री में उनका बिजनेस यही है। अरे शॉपिंग मॉल में मेरा शॉप है तो मेरा धंधा थोड़ी रेंट पे शॉप चलाना है, मेरा बिजनेस कुछ और है। ये तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था एक शॉप में और उससे कुछ भाड़ा कमा रहा हूँ। लेकिन होटल वाले का तो बिजनेस यही है, होटल वाले का तो बिजनेस यही है। तो वो थोड़ी बोल सकता है कि मेरा बिजनेस ये है तो मैं इंडियाज़ 40 क्योंकि रेंट मिल रहा है इंडियाज़ 40। बोलो बच्चों, समझा क्या नहीं? एवरीवन, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? चलो मैं लिखवा देता हूँ हाँ, ये वाला पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं। लिखो, if any ancillary services are if any ancillary services are provided by owner to tenant, that is security, comma lifts, comma escalators, etc. Then it will not affect then it will not affect the classification of property. It will not affect the classification of property, but it will not affect the classification of property, but this concept is not applicable on building. This concept is not applicable on building held for hotel business.
सो बिल्डिंग हेल्ड फॉर होटल बिजनेस को हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्लासीफाई करेंगे. लिखो नोट. राइट ऑन नोट. It means land and building of hotel land and building of hotels should be classified as property plant and equipment even though hotel is earning rentals because such type of room rent should be considered as part of normal business operation as part of normal business operation in ordinary course of business. In ordinary course of business. बात वही है, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस. अगर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और अगर अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज हो रही है, इफ ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज यूज फॉर ओन बिजनेस पर्पस, तो हम लोग यहाँ पे इंडियाज 40 अप्लाई नहीं कर सकते. वी कैन नॉट अप्लाई इंडियाज 40 ईयर. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस. जरा सब लोग क्लास का टेक्स्ट बुक ओपन कर लो. ऑल ऑफ यू टेक आउट क्लास टेक्स्ट बुक. Let me open. अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अभी ये वाला पार्ट तो इधर ही हो जाएगा. देखो अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये. क्वेश्चन नंबर 1.
क्या बोला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग केसेस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड टेल विच इंडिया शुड बी अप्लाइड ऑन दिस प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज पे कौन सा इंडिया से अप्लाई होएगा। सबसे पहले ओन्ड बाय कंपनी एंड लीज्ड आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज। तुम ओनर हो और तुमने ऑपरेटिंग लीज पे देके रखा है, तो पहले तो किसके बुक्स में जाके हम लोग चेक करेंगे, लेसर के बुक्स में या लेसी के बुक्स में। बोलो। लेसर के बुक में जाके चेक करेंगे, तो लेसर ही है हम लोग ओनर, हम लोग लेसर ही है। तो बोलो हमारे बुक्स में हमने ऑपरेटिंग लीज पे देके रखा है, तो इंडियाज 40 अप्लाई होगा या कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Does it meet the definition of investment property? क्या बोलोगे, yes or no? Yes. लिख दो yes. And which Indias is applicable? बोलेंगे Indias 40. Indias 40 is applicable. ठीक है, आगे। Held under finance lease and leased out under operating lease। एक मिनट, तुम्हारे पास है फाइनेंस लीज में, मतलब तुम लेसी हुए ना। बोलो यस और नो। तुम्हारे पास फाइनेंस लीज में है तो तुम लेसी हुए, बराबर। और तुम लेसी हो गए तो तुमने उसका क्या किया, तुमने उसको किसी को ऑपरेटिंग लीज पे दे दिया। ऑपरेटिंग लीज पे देने का मतलब है तुमने किसी को रेंट पे दे दिया, तो तुम लेसी है। तो इस बार लेसर के बुक्स में नहीं, लेसी के बुक्स में, तुम्हारे बुक्स में आके चेक करेंगे। और जब तुम्हारे बुक्स में आके चेक किया तो तुमने किसी को ऑपरेटिंग लीज पे देके रखा था। बोलो, डज इट मीट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नंबर 1, इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एंड सेकेंड पॉइंट, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गया तो बोलो कौन सा इंडियाज अप्लाई हो जाएगा फिर से, बराबर, इंडियाज 40। नेक्स्ट नंबर 3, हेल्ड अंडर फाइनेंस लीज। अगर तुम फाइनेंस लीज पे हेल्ड कर रहे हो, इसका मतलब है तुम लेसी हो, यू आर लेसी। एम आई करेक्ट। और तुमने किसी को ऑपरेटिंग लीज पे नहीं, तुमने किसी को काय पे दे दिया, फाइनेंस लीज पे दे दिया। इसका मतलब है अब अपने को बोलो ना, यहाँ पे डज इट मीट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सबसे पहले ये बताओ मेरे को, डज इट मीट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आंसर ही नहीं देते तो लाइव लेक्चर लेके क्या मतलब है। डज इट मीट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। किसके बुक्स में जाके देखूं मैं, पहले तो ये बताओ, किसके बुक्स में जाके देखो। यह शुभम आंसर दे जरा। लेसी के बुक्स में। तो अब लेसी कौन है, जिसको मैंने फाइनेंस लीज पे दे दिया, समझा क्या नहीं, जिसको मैंने फाइनेंस लीज पे दे दिया वो है। लेकिन अगर मैं मेरे बुक्स में देखता हूं, मैं तो मेरा अकाउंटिंग करूंगा, तो आई एम हेल्डिंग अंडर फाइनेंस लीज, आई एम हेल्डिंग अंडर फाइनेंस लीज। बोलो मैं रेंट कमा रहा हूं क्या इससे, एम आई अर्निंग रेंट ईयर। चैट बॉक्स ओपन है, वहां पे आंसर दे सकते हो, या फिर तुम्हारा माइक ओपन करके आंसर देना है, देना तो पड़ेगा। अभी इतने एक लेक्चर से पढ़ा रहा हूं मैं। मेरे पास आई एम लेसी नाउ, क्योंकि मेरे पास फाइनेंस लीज में पड़ा हुआ है। आई एम लेसी, बोलो मैं इससे रेंट कमा रहा हूं क्या।
रेंट कब कमाते हैं हम लोग? ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में। तो मैं रेंट कमा रहा हूं या नहीं? यस और नो? नो। हाँ, वो आंसर चाहिए या चैट बॉक्स में लिखने का। ऐसा नहीं चलता, नहीं तो लाइव लेक्चर का मतलब नहीं है, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखो बैठ के। सो यहां पे रेंट नहीं कमा रहे हम लोग, नहीं कमा रहे तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ये तो लीज का ट्रांजैक्शन है, मैंने फाइनेंस लीज पे किसी को दे दिया। मेरे बुक्स में देखना है तो ये लीज का ट्रांजैक्शन है, मेरे बुक्स में देखना है तो ये लीज का ट्रांजैक्शन है। हाँ, अब जिसके पास फाइनली ये एसेट है, वो जिसको मैंने फाइनेंस लीज पे दिया, उसके बुक्स में जाके देखना, उसके बारे में मेरे को नहीं पूछा हुआ है। मेरे को तो मेरे बुक्स के लिए पूछा हुआ है। कभी भी अकाउंटिंग खुद की बुक्स की करनी चाहिए, दूसरे के बुक्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अगर उसके बुक्स में पूछा होता कि फाइनल जो लेसी है वो क्या ट्रीट करेगा, तो जाके देखते थे। वो खुद यूज कर रहा है तो इंडिया 16, समझा क्या नहीं? वो खुद यूज कर रहा है तो इंडिया 16, और अगर उसने किसी को ऑपरेटिंग लीज पे दिया है तो इंडिया 40। बोलो बच्चों, समझा क्या नहीं पॉइंट ये वाला? समझा सर। नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी acquired with a view for development and resale। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ना इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं लिखा, जो लिखना चाहिए लिखो यहाँ पे, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अरे प्रॉपर्टी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्वायर किया है, डेवलप करके रीसेल ही करना है। मेरा धंधा यही है, इसका मतलब है मैं बिल्डर हूं। अगर बिल्डर हूं तो बोलो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डेफिनेशन पहले तो सेटिस्फाइड है या नहीं है? नहीं सर। नहीं है सर। नॉट, नो, बराबर। और ये जो अनसोल्ड, ये अनसोल्ड गुड्स ही बोलूंगा, और क्या बोलूंगा? अगर मैं बिल्डर हूं तो ये तो मेरा आइटम और कमोडिटी है जिसमें मैं डील करता हूं। तो अगर ये, हाँ, अगर ये अनसोल्ड गुड्स है तो कौन सा इंडियस? इंडियंस टू इन्वेस्ट हो। इंडियस 2 अप्लाई करना है अपने को इस पे। इंडियस 2 विल बी एप्लीकेबल। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है प्रॉपर्टी डेवलप्ड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। अरे अगर थर्ड पार्टी के बिहाफ में हम प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं ना, तो हम कॉन्ट्रैक्टर हुए। तो यहाँ पे इंडियस 40 का डेफिनेशन अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे इंडियस 40 का डेफिनेशन अप्लाई नहीं होता है। और यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा ना, हाँ 115। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इंडियस 115, यस इंडियस 115 का स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? प्रॉपर्टी पार्टली ओनर ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लीज्ड आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज। मतलब आधे प्रॉपर्टी में खुद का बिजनेस चल रहा है, आधा प्रॉपर्टी रेंट पे दिया हुआ है। अरे आधे प्रॉपर्टी पे खुद का बिजनेस चल रहा है, आधे प्रॉपर्टी रेंट पे दिया हुआ है। तो ये केस में ये मिक्स्ड प्रॉपर्टी का केस हो गया। अगर ये सेपरेबल है, अगर ये सेपरेबल है, इफ सेपरेबल, एजम्पशन यही है, लिख दो एज्यूम्ड। एज्यूम्ड इफ सेपरेबल, एज्यूम्ड इफ सेपरेबल, तो जो ओनर ऑक्यूपाइड है, ओनर ऑक्यूपाइड पे अप्लाई होएगा इंडिया 16। एम आई करेक्ट? यस सर। इंडिया 16, और जो लेट आउट पोर्शन है उस पर इंडिया 40। मैंने क्यों ऊपर पहले इंडिया 16 लिखा है? तो क्योंकि ऊपर वाले लाइन पे ये प्रॉपर्टी ओनर ऑक्यूपाइड और नीचे बोला हुआ है पार्टली लेट आउट। हाँ पार्टली लेट आउट। आज अब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि
लास्ट लेक्चर पूरा का पूरा मेरा एक्सप्लेनेशन में ही चला गया, लास्ट कंप्लीट लेक्चर में एक्सप्लेन ही करता रह गया। तो आज के लेक्चर में जो जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, वो सब का मैं तुमको उस पर क्वेश्चंस कराऊंगा। सब पे हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसके बाद अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? लैंड हेल्ड फॉर करंटली अनडिटरमाइंड यूज। अरे अगर हमने ज़मीन अनडिटरमाइंड यूज़ के लिए ख़रीदा है तो मैंने बोला ना, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पे यही चल रहा है, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, सरप्लस पैसा पड़ा है, खरीद लो ज़मीन। क्यों खरीद लो? क्या करोगे? नहीं पता। कुछ सोचा है? नहीं सोचा है। अरे तो क्यों खरीद ला रहे? डाल दो ना पैसा, जिस दिन बेचेंगे कुछ एक्स्ट्रा दे के ही जाएगी, बराबर ना? तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एप्रिसिएशन चल रहा है। सो डज इट मीट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? अपना आंसर होगा यस, इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड इंडियस 40 अप्लाइज ऑन दिस। इस पे इंडियस 40 अप्लाई होता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, properties occupied by employees paying rent less than market rate। तुमको याद है मैंने एग्जाम्पल दिया था बिरलास का। अरे मैं मेरे अगर अपने ही एम्प्लॉयज को मेरे प्रॉपर्टी में एकोमोडेशन देता हूं तो दैट इज नॉट फॉर अर्निंग रेंटल्स। या तो रेंट भी मैं मार्केट रेट से कम कमा रहा हूं, मैं फ्री में दूं या थोड़ा बहुत रेंट ले लूं, बट ये प्रॉपर्टी से रेंट कमाना मेरा इंटेंशन नहीं है। यहाँ पे मेरे को मेरे बिजनेस को स्मूथली चलाना है। तो दिस इज फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सो इट डज नॉट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इनफैक्ट ये ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, यूज फॉर ओन बिजनेस पर्पस। तो इसको पीपी मानते हैं। इस पे इंडिया 16 अप्लाई होता है। वी अप्लाई इंडिया 16 ईयर। और एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल, यहां पे एक चीज लिखना चाहिए, इन सेम कंडीशन, इन सेम कंडीशन इमीडिएटली। अगर इन सेम कंडीशन इमीडिएटली है तो इंडियस 40 का डेफिनेशन अप्लाई नहीं होता है। बोलो इस पे कौन सा इंडियस? 105 दैट इज नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। इंडियस 105 दैट इज नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रीडेवलप्ड फॉर कंटिन्यूस यूज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अरे इसका तो कोई झमेला ही नहीं है। अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रीडेवलप कर रहे हैं और आगे भी एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया। क्वेश्चन में आंसर ही दे दिया कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन ही क्या पूछा, आंसर तो दे ही दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। जितने मैंने एग्जाम्पल्स करवाए थे वो सब पे मैंने क्लास टेक्स्ट बुक में ही करवा दिया। ये तुमको क्लास टेक्स्ट बुक में ही करवा दिया। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। सन लिमिटेड ओन्स अ बिल्डिंग ऑफ 15 फ्लोर्स of which it uses 5 floors for office. The remaining 10 floors are leased out to tenants under operating lease. अरे Sun Limited is owning a building having 15 floors of which it uses 5 floors for its office and the remaining 10 floors are leased out to tenants under operating lease. ठीक है। According to law, company could sell legal title of 10 floors while retaining legal title of other 5 floors. टोटल फ्लोर्स कितने हैं? 15 है। 15 फ्लोर है
इसमें 5 फ्लोर अपने ऑफिस के लिए यूज़ करेगा, दैट मीन्स ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस, और इसमें से 10 फ्लोर्स रेंट पे देगा। हाँ, तो एक प्रॉपर्टी में 2 डिवीजन, थोड़ा पार्ट हम यूज़ करेंगे खुद के बिजनेस के लिए। ये मिक्स प्रॉपर्टी का केस है। देखो, ये अगर सेपरेबल है तो रेस्पेक्टिव यूसेज के हिसाब से इंडिया अप्लाई होएगा। और यहाँ पे बोला है अकॉर्डिंग टू लॉ कंपनी कुड सेल लीगल टाइटल ऑफ 10 फ्लोर्स वाइल रिटेनिंग लीगल टाइटल ऑफ 5 फ्लोर्स। बोलो, सेपरेटली बेचा जा सकता है ना? क्लियरली बोला हुआ है सेपरेटली बेचा जा सकता है। तो कहना इसे जो हम खुद के बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और जहाँ पे रेंट कमाने वाले हैं वो हो गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंडियस 40। ठीक है ना? चलो लिख देते हैं आंसर। सो दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। नाउ यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस आफ्टर माय एक्सप्लेनेशन। लिखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लिखना क्वेश्चन नंबर 1, रिफर क्लास टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 1, सो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने क्लास के टेक्स्ट बुक में ही लिख दिया। और यहाँ पे क्या है ना, गिवन केस में सेपरेबल है क्योंकि सेपरेट लीगल टाइटल है। देखो, इन द गिवन केस since property is separable, since property is separable with separate legal, in the given case since property is separable with separate legal title, that is company can sell it separately. That is, company can sell it separately. 10 floors, which is given on operating lease. 10 floors which is given on operating lease should be classified. Ten floors which is given on operating lease should be classified as investment property, which is given on operating lease should be classified as investment property, and India's 40 is applicable.
India's 40 is applicable, full stop. The remaining 5 floors which company is using the remaining 5 floors which company is using for its office. The remaining 5 floors which company is using for its office. For its office is classified as property, plant and equipment, and India's 16. And India's 16 is applicable. That is owner occupied property, owner occupied property used for that is owner occupied property used for own business. Look at the next question, question number 3. Moon Limited uses 35% of the office floor space of building as its head office. 35% स्पेस वो ऑफिस अपने हेड ऑफिस के लिए यूज़ कर रहा है एंड इट लीव्स रिमेनिंग 65% टू टेनेंट्स, बट इट इज़ अनेबल टू सेल द टेनेंट स्पेस और एंटर इनटू फाइनेंस लीज रिलेटेड सोलली टू इट. इन शॉर्ट ये बोलते हैं फाइनेंस लीज नहीं हो सकता, इसका मतलब है इन शॉर्ट ये सेपरेबल नहीं है. सेम फ्लोर पे 35% हम लोग खुद के बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, 65% रेंट पे दिया है, लेकिन ये सेपरेबल नहीं है. अगर सेपरेबल नहीं है तो बोलो दो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता. और वो केस में हम लोग यही मानेंगे कि ये ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है एंड यूज फॉर ओन बिजनेस. दैट मीन्स वी विल अप्लाई इंडियाज 16. इंडियाज 40 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. हियर इंडियाज 40 इज नॉट पॉसिबल. चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 3. ये सब तुम्हारे क्लैरिफिकेशन के लिए छोटे छोटे केस स्टडीज है, जिससे अपने को अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा था वो सब अपने के लिए ज़्यादा क्लियर हो जाता है. लिखो नंबर 3. मून लिमिटेड यूज्ड Moon Limited used 35% of floor space of building Moon Limited used 35% of floor space of building as its head office and it leased out 65% of
it leased out 65% of floor space to tenants, but it is unable to tenants, but it is unable to sell. It is unable to sell the tenants because it is unable to sell the tenants or enter into finance lease related solely to leased portion. Are related solely to leased portion, full stop. So India's 40 cannot be applied. So India's 40 cannot be applied. Moon Limited has to apply. Moon Limited has to apply India's 16. Has to apply India's 16. Property, plant and equipment for its accounting. For its accounting. चलो ये भी हो गया ना कॉपी करके. Now question number 4. Look at question number 4, all of you. क्या बोला हुआ है? S1 Limited lets out property to S2 Limited. There is a company S1. ये कंपनी ने एक प्रॉपर्टी रेंट पे देके रखा है S2 को. तो ये ठीक है. आगे अंडर ऑपरेटिंग लीज, लेकिन बोथ द कंपनीज आर सब्सिडियरी ऑफ पी लिमिटेड. अच्छा, ये दोनों कंपनी किसकी सब्सिडियरी है? पी लिमिटेड की सब्सिडियरी है. सो पी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है S1 के लिए भी और पी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है S2 के लिए भी. ठीक है. इसने प्रॉपर्टी दिया है रेंट पे, ऑपरेटिंग लीज पे दिया तो ये हुआ लेसर, और इसने प्रॉपर्टी लीज पे लिया है तो ये हो गया लेसी. ठीक है. अब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, अगर हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो S1 के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंडियाज 40, क्योंकि इसने ऑपरेटिंग लीज पे दिया है. S2 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंडियाज 40 नहीं, क्योंकि उसने तो प्रॉपर्टी लीज पे ली है ना.
उसने तो लीज पे ली है, तो वो बोलेगा मेरे साथ तो लीज का एग्रीमेंट है इंडिया 116। और पी लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है उसके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं, क्योंकि वो ना तो लेसर है ना लेसी है, ना लेसर है ना लेसी है, तो पी लिमिटेड के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ नहीं। लेकिन पी लिमिटेड एक सीएफएस भी बनाएगा, सीएफएस में वो बोलेगा इंडिया 16, बोलते हैं ना तेरा ना मेरा ना किसी का, ये हमारी प्रॉपर्टी और हम हमारे बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जब सीएफएस बनता है तो ये अपने पूरे बिजनेस का बनाएगा, और पूरे बिजनेस का बनाएगा तो कुछ तेरा नहीं कुछ मेरा नहीं, सब कुछ हमारा। तो हमारा बिजनेस, हम लोग हमारे बिजनेस में हमारी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। तो देख लो मैंने कितने क्लियरली बता दिया। S1 के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंडियाज 40, S2 के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंडियाज 116, क्योंकि वो लीज का एग्रीमेंट बना उसके साथ। और पी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं, ना तो उसने रेंट पे दिया ना लिया है। लेकिन जब वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सिर्फ होल्डिंग कंपनी बनाता है, सो उसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंडिया 16, यस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंडिया 16। चलो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले पॉइंट ए, ट्रीटमेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पी लिमिटेड। ट्रीटमेंट इन consolidated financial statement of P Limited. So consolidated financial statement तो P Limited ही बना सकता है, होल्डिंग कंपनी बना सकता है। और वहाँ पे बोलेगा ना तेरा ना मेरा ना किसी का, ये सब अपना। सो यहाँ पे इंडिया 16 अप्लाई होएगा। इट शुड बी कंसिडर्ड एज property, plant and equipment. It should be considered as property, plant and equipment. India 16 because ये विद इन द ग्रुप है, हम लोग ने ग्रुप के बाहर किसी को नहीं लेट आउट की है। Because it is used. Because it is used within the group. Because it is used within the group. It is used within the group. In other words, it is let out. In other words, it is let out within the group. ग्रुप के बाहर नहीं गया तो हमारा प्रॉपर्टी हम खुद यूज कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ट्रीटमेंट इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
treatment in ट्रीटमेंट इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें सबसे पहले पी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बोला, ना मेरा ना मैं लेसर हूं ना लेसी। देख लो यहाँ पे मैंने क्रॉस किया हुआ है, यहाँ पे मैंने क्लियरली क्रॉस किया हुआ है। ये लेसर भी नहीं है, लेसी भी नहीं। नो ट्रीटमेंट बिकॉज इट डज नॉट ओन एनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पी लिमिटेड, नो ट्रीटमेंट। No treatment because it does not own no treatment because it does not own फिर ये S1 लिमिटेड, इसके लिए इंडियस 40 क्योंकि इसने ऑपरेटिंग लीज पे देके रखा है। S1 लिमिटेड अप्लाई इंडियस 40, apply India's 40 because it hold because it holds investment property, because it holds investment property for earning rentals. For earning rentals under operating lease. Under operating lease. Last part is number 3, S2 Limited. हाँ, उसने भाड़े पे लिया, वो टेनेंट है, वो बोलेगा मेरे साथ तो लीज का एग्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे इंडियाज 116 अप्लाई होएगा। इंडियाज 116 किसका है? लीज का है। इंडियाज 116 लीज। Lease will be applied since property is taken under operating lease. Since property is taken under operating lease. चलो ठीक, ये भी हो गया। This is question number 4.
Question number 5. Look at question number 5. S1 lets out property to S2 under finance lease. इस बार ओनर है S1, एक्चुअल ओनर है S1, लेकिन इसने प्रॉपर्टी दे दी अंडर फाइनेंस लीज टू S2, तो S2 बन गया एज्यूम्ड ओनर। तो मेरे को तो S2 के बुक्स में जाके देखना है। अब मेरे को एक्चुअल ओनर के बुक से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को इसके बुक्स में जाके देखना है इसने क्या किया है। अच्छा, बोथ द कंपनीज आर सब्सिडियरी ऑफ पी लिमिटेड। दोनों कंपनी सब्सिडियरी है पी लिमिटेड की, मतलब पी लिमिटेड इसका भी पेरेंट कंपनी है और पी लिमिटेड इसका भी पेरेंट कंपनी है। फिर S2 सबलेट आउट पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी टू K। S2 ने क्या किया, ग्रुप के बाहर दे दिया। यह प्रॉपर्टी जब मैंने S2 के बुक्स में जाके देखा तो मालूम पड़ा वो विद इन द ग्रुप यूज नहीं हो रहा है। विद इन द ग्रुप यूज नहीं हो रहा है, के लिमिटेड यूज कर रहा है। आउटसाइड द ग्रुप ऑपरेटिंग लीज पे दे दिया, अंडर ऑपरेटिंग लीज। एनालाइज हाउ डिफरेंट कंपनीज वुड ट्रीट द प्रॉपर्टी। मैं अगर बात करूं CFS की, तो CFS जो बनेगा वो इनका बनेगा। CFS जो बनेगा ना, CFS तो इनका बनेगा, पी लिमिटेड। CFS इनका बनेगा, पी लिमिटेड का, S1 का, S2 का, इनका बनेगा। तो CFS जब इनका बनेगा तो प्रॉपर्टी बाहर दिखेगी, तो CFS में इंडियाज 40 अप्लाई होएगा, बिकॉज दिस टाइम द प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड विद इन द ग्रुप। हम ये नहीं बोल सकते हमारी प्रॉपर्टी हम ही यूज कर रहे हैं। तो CFS में इंडियाज 40 और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में S2 में इंडियाज 40, क्योंकि इस बार ओनर ये है। ये बोलेगा मैं इंडियाज 116 अप्लाई करूंगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि मेरे तो लीज का ट्रांजैक्शन है, फाइनेंस लीज पे दिया है। और बोलता है ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पी लिमिटेड बोलता है कुछ भी नहीं, पी लिमिटेड बोलता है कुछ भी नहीं। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या ये वाला प्रॉब्लम भी? Yes, sir. लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पहले बात करेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, सॉरी पहले बात करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। लिखो ट्रीटमेंट, पॉइंट ए, point a treatment in consolidated financial statement of P Limited. Of P Limited, क्योंकि ग्रुप के बाहर इंडियाज 40 अप्लाई होगा, बिकॉज इट इज नॉट लेट आउट विद इन द ग्रुप, इट इज लेट आउट आउटसाइड द ग्रुप। अप्लाई इंडियाज 40 ऑन लेट आउट पोर्शन।
Apply India's 40 on let out portion because it is not let out. Because it is not let out within the group. ये विदिन द ग्रुप लेट आउट नहीं है. के लिमिटेड एक आउटसाइड पार्टी को हमने लेट आउट किया है. नंबर बी. हाँ, ट्रीटमेंट इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ट्रीटमेंट इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर मैं पेरेंट कंपनी पी लिमिटेड की बात करूं तो नो इफेक्ट बिकॉज इट डज नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी. ना तो वो लेसर है ना लेसी है. पी लिमिटेड नो ट्रीटमेंट. P Limited no treatment because it does not own any property. इस बार S1 एक्चुअल ओनर है और फाइनेंस लीज में एक्चुअल ओनर नहीं एज्यूम्ड ओनर के बुक्स में जाते हैं. तो S1 के लिए 116 उसने इंडिया 16 में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है. S1 Limited, it has transferred. It has transferred investment property to. It has transferred investment property to S2 Limited. Under finance lease. तो यहाँ पे इंडियाज 116 अप्लाई होएगा. It has transferred invest property to S2 Limited under finance lease. फिर आ जाते हैं S2 लिमिटेड. हाँ, वो एज्यूम्ड ओनर है और उसने प्रॉपर्टी के को दिया हुआ है. तो उसके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंडियाज 40 देख लो. S2 के लिए इंडियाज 40. सो यहाँ पे अप्लाई इंडियाज 40. Apply India's 40.
It holds property under finance lease. It holds property under finance lease. Assumed owner. It holds property under finance lease. Assumed owner, and this property is let out. And this property is let out under operating lease to K Limited. This property is let out under operating lease to K Limited. K Limited for earning rentals. और K Limited की बात करें तो वो तो टेनेंट है. वो बोलता है मैंने ऑपरेटिंग लीज पे रेंट पे लिया है तो मैं इंडिया 116 अप्लाई करूंगा. एक पार्टी और इन्वॉल्व है K Limited. सो नो ट्रीटमेंट अंडर इंडिया 40 बिकॉज वो तो टेनेंट है. No treatment under India's 40 because K Limited is a tenant. Because K Limited is a tenant. और लीज का स्टैंडर्ड इंडिया 116 is applied in lessee's books. चलो full stop. Even this answer is done. मैं हाँ बोलो. जो थर्ड लाइन में क्वेश्चन उसमें लिखा है कि स्कूल लिमिटेड में ये कंप्लीट एक क्वेश्चन लेट आउट किया. हाँ ठीक है, वो पोर्शन की बात कर रहे हैं अपन. तो जो क्वेश्चन नहीं लेट आउट किए उसके लिए तो इंडिया 16. हाँ उसके लिए इंडिया 16. अपन तो लेट आउट पोर्शन की बात कर रहे हैं और किसी के नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना. Now look at question number 6. All of you look at question number 6. अभी तो 6, 7, 8 ये 8th क्वेश्चन तक करूंगा मैं. 8th क्वेश्चन तक करने के बाद हम लोग फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे. वी विल डू अप टू 8 कॉन्सेप्ट और फिर अपन लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे. Look at question number 6. An entity owns a hotel which includes a health and fitness center. एक होटल है और वो होटल में हेल्थ और फिटनेस सेंटर भी है. हाउस्ड इन सेपरेट बिल्डिंग. ये हेल्थ और फिटनेस सेंटर जो ये एक सेपरेट बिल्डिंग में है. दैट इज पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ एंटायर होटल. अरे ये होटल का कंपाउंड है, इसमें ये होटल की बिल्डिंग है और यही प्रीमाइसेस में एक हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर भी है. ये हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर है
और ये होटल की बिल्डिंग है। आगे, द ओनर ऑपरेट्स होटल एंड अदर फैसिलिटीज ऑफ होटल। जो ओनर है वो होटल को ऑपरेट करता है, लेकिन क्लियरली बोला है विथ एक्सेप्शन ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। इसको ओनर ऑपरेट नहीं करता है तो अपने ही प्रीमाइजेस में, और बोला है विच कैन बी सोल्ड और लीज्ड आउट अंडर फाइनेंस लीज सेपरेटली। इसको सेपरेटली बेचा जा सकता है। अरे हम लोग अगर ओनर ही इसको ऑपरेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है डेफिनेटली दूसरे को ऑपरेट करने के लिए दिया होगा। द हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर विल बी लीज्ड आउट टू एन इंडिपेंडेंट ऑपरेटर एंड द एंटिटी हैज नो फर्दर इन्वॉल्वमेंट इन हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। देख लो, सेम प्रीमाइजर्स में हम लोग हमारा बिजनेस भी कर रहे हैं और हमारे पास एक सेपरेट प्रॉपर्टी भी है, तो जो अपना होटल है उस पर तो इंडिया 16 अप्लाई होगा, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस। और जो फिटनेस सेंटर है, बिकॉज इट इज सेपरेबल एंड इट कैन बी रेंटेड सेपरेटली, इट कैन बी सोल्ड सेपरेटली, तो उस पर मैं इंडिया 40 अप्लाई कर सकता हूं। डू यू ऑल एग्री विद दिस सॉल्यूशन? बराबर। अगर ये सेपरेबल नहीं होता, सेम बिल्डिंग में होता ना, तो पूरे पे इंडिया 16 अप्लाई होता, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना? बराबर। चलो लिखते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, मैं तुमको बता देता हूं। बाय डूइंग दिस IFRS भी तुम्हारा हो गया। IFRS में जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, उसमें और इंडियाज 40 में सिर्फ एक ही फर्क है। आगे मैं बताऊंगा, देयर इज ओनली वन डिफरेंस। IAS 40, that is IFRS only, IAS 40 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40, और ये दोनों सेम ही है, विथ ओनली वन डिफरेंस। तो मेरे सेम नोट्स ACCA के लिए भी यूज हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा ACCA करता है ना, वो एक माइनर चेंज जो आने वाला है वो मैं बता दूंगा, बस वो चेंज एक ही जगह पे चेंज है। अदरवाइज जो हम लोग इंडियाज 40 करे वो वही IAS 40 है। सो सेम नोट्स कैन बी यूज फॉर ACCA ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, इन द गिवन केस in the given case, management should classify hotel, and other facilities should classify hotel and other facilities as property, plant and equipment, India 16,
and fitness center as investment property because it is separable. Because it is separable. It can be sold or leased out under finance lease. It can be sold or leased out under finance lease. यहाँ पे अपना आंसर खत्म हो गया, लेकिन अगर ये दोनों सेपरेबल नहीं होते ना तो इंडिया 16 अप्लाई करते थे. लिखो आगे, आंसर तो ऊपर खत्म हो गया. इफ हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर is not separable, if health and fitness center is not separable, then whole property, if health and fitness center is not separable, then whole property would be classified as owner occupied property and India's 16 PPE PP will be applicable for its accounting. ये तो तब जब वो सेपरेबल नहीं होगा. मेन आंसर तो ऊपर तक ही था. इसको तो डब्बे में डाल दो, ये मेन आंसर नहीं है. मेन आंसर तो हो गया ऊपर. मैंने सेम क्वेश्चन को वैसे भी दे दिया, अगर वो सेपरेबल नहीं होता तो क्या. डाल दो इसको बॉक्स में. We'll go for question number 7. Question number 7. The owner of office building provides security and maintenance service to lessee who occupy the building. अरे क्वेश्चन तो पूछो, क्वेश्चन ही नहीं पूछा, खाली बता दिया.
अरे ओनर ऑफ बिल्डिंग अगर बिल्डिंग के साथ सिक्योरिटी सर्विस भी देता है तो भी क्लासिफिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे लिखो डज इट अफेक्ट, आगे लिखो टेक्स्ट बुक में डज इट अफेक्ट, डज इट अफेक्ट क्लासिफिकेशन। आगे लिख दो डज इट अफेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अरे ये एंसिलरी सर्विस है, कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, सो इट विल नॉट अफेक्ट द क्लासिफिकेशन, देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन क्लासिफिकेशन। सो डज इट अफेक्ट, नो इट डज नॉट अफेक्ट। ये हम लोग ने आज ही सीखा था, आज सबसे पहला पॉइंट यही तो सीखा था अपन ने, आज हमने फर्स्ट पॉइंट यही सीखा था। लिखो इन द गिवन केस in the given case since the services provided are insignificant, in the given case सर्विसेज प्रोवाइडेड आर इनसिग्निफिकेंट, जो सर्विस प्रोवाइड की है ना वो इनसिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर्विसेज प्रोवाइडेड आर इनसिग्निफिकेंट in relation to investment property। in relation to investment property। नहीं, इस तरीके से नहीं आएगा, आर इनसिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू नहीं, in the given case services provided are insignificant, so the property would be treated, so the property would be treated as investment property। So the property would be treated as investment property and India's 40 is applied। India's 40 is applied on its accounting, full stop। Classification will not change due to ancillary service।
Our classification will not change. Classification will not change due to ancillary services. ये ancillary services के वजह से classification change नहीं होगा. Question number 8. If entity owns and manages a hotel service provided to guest hotel, if a entity owns and manages a hotel, ओन करता है मैनेज भी करता है होटल, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गेस्ट आर सिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट एज द होल. अरे होटल वाले केस में इंडियस 40 अप्लाई नहीं होता है, लिखो डस इंडियस 40 अप्लाइज. इनका पूछना है डस इंडियस 40 अप्लाइज, आंसर इज नो. होटल में उनका बिजनेस यही है, तो यहाँ पे ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस है. यहाँ पे इंडियस 40 अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे इंडियस 16 अप्लाई होगा. आज पहला पॉइंट यही डिस्कशन था अपना. सो लिखो इन द गिवन केस in the given case the owner managed in the given case the owner managed hotel owner managed hotel is owner occupied property used for own business. So India's 16 PPE so India's 16 property, plant and equipment is applicable rather than India's 40. Rather than India's 40, that is investment property. India's 40. India's 16 will be applied for its accounting. Will be applied for its accounting. चलो अपना कॉन्सेप्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया. ये अपना कॉन्सेप्ट नंबर 4 तक हो गया कंप्लीट. मिक्स्ड केसेस, ये अपना कॉन्सेप्ट 4 था. एक ब्रेक ले लो, उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे जाऊंगा. इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. विल गो फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. काफी लंबा लेक्चर हो गया, ब्रेक ले लो एक.